गुड आफ्टरनून क्लास। नीव इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में मैं अनिल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज के इस सेशन में हम ज्योग्राफी की क्लास नंबर 5 को देखेंगे। इससे पहले हम ज्योग्राफी के ऊपर 4 लेक्चर्स बना चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स पहले नहीं देखे हैं तो एक बार उनको जरूर देखिए, तभी आपको ये क्लास नंबर 5 समझ आने वाली है। क्लियर है? और जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको ये वीडियो पसंद आती है, और भी हमारी इस तरह की वीडियोस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। अगर आपको ये सारी चीज़ें पसंद आती है तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको हमारे साथ कांटेक्ट करना पड़ेगा, और कांटेक्ट करने के लिए जो मोबाइल नंबर है वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 9459802085 पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलो जी अपने आज के इस लेक्चर के ऊपर मूव करते हैं। देखो जी, अभी तक हमारे 4 लेक्चर्स ज्योग्राफी के हो चुके हैं और उसमें हमने बढ़िया से समझा कि क्या ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में हमें पढ़ना क्या है। ज्योग्राफी में हमने 2 पार्ट्स करे, एक पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 के अकॉर्डिंग जो हमारा टॉपिक बन रहा था वो था प्लैनेट्स, ग्रह। ग्रहों में हमने कल क्या देखा कि जो प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स रोटेशन टाइम कितना है उनका और रेवोल्यूशन टाइम कितना है उनका। इतनी चीज़ें सबकी क्लियर थी, है ना? तो देखो, अगर मैं प्लैनेट्स की बात करूं तो प्लैनेट्स की संख्या आप सबने अब या लोअर क्लासेस में पढ़ी ही है, और हमने यहाँ पे भी बहुत बार अब डिस्कस कर लिया है वो टॉपिक। तो ये आपके पास मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, एक और था प्लूटो, पर उसको यहाँ से ख़त्म कर दिया गया है। क्यों हटा दिया है? क्यों? वो रीजन्स हमने पहले की क्लासेस में देखे हैं। तो जी हमने इन सब की रोटेशन टाइम और रेवोल्यूशन टाइम देख ली है। अब मेरे को जल्दी से आप कमेंट सेक्शंस में लिख के दो जरा, सबसे कम रोटेशन टाइम किसका है और सबसे ज़्यादा रेवोल्यूशन टाइम किसका है। रेवोल्यूशन टाइम सबसे ज़्यादा कौन से प्लैनेट का है और रोटेशन टाइम सबसे कम किसका है। 2 क्वेश्चंस के आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के दो, तभी पता चलेगा कि आप क्या पढ़ रहे हो अभी। क्लियर है जी? तो देखो, इतना पढ़ने के बाद आज हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे जो कि लगातार एग्जामिनर्स पेपर में पूछता ही है। तो कंटिन्यू करें अपने टॉपिक को। देखो, अगर मैं पहले फैक्ट की बात करूं तो प्लैनेट के साइज की बात होती है, या ग्रह के आकार की बात होती है। आकार क्लियर है, साइज, है ना? तो यहां पे अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं तो शायद सभी आंसर दे देंगे। मैं आपसे क्वेश्चन क्या पूछूंगा कि बोला इन पूरे प्लैनेट्स की बात करूं तो इनमें सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, साइज के हिसाब से सबसे बड़ा कौन सा है। हर कोई आराम से आंसर देगा जुपिटर या फिर बृहस्पति, है ना? क्लियर है? अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूं, बोला जाता है कि इस सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। बताऊंगा सौरमंडल क्या है। क्लियर है? अभी तो प्लैनेट डिस्कस कर रहे हैं ना, जब पूरा खत्म हो जाएगा सोलर सिस्टम समझाऊंगा कि क्या है वो। यही सोलर सिस्टम है, पर बताएंगे कैसे। ठीक है, जुपिटर। तो सबसे छोटा ग्रह का आंसर भी आप आराम से दे सकते हो, वो आपके पास कौन सा होता है? मरकरी, है ना? ये जनरल क्वेश्चंस तो हर किसी को पता होते हैं, क्योंकि हमने लोअर क्लासेस में ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं, और वैसे भी न्यूज़ चैनल लगातार देखते रहते हैं, या फिर जो न्यूज़पेपर है उसमें ये सारी चीज़ें लगातार दी जाती हैं। अब जी देखो, तो ये तो सिंपल है ना, पर पेपर में कैसे क्वेश्चंस आज के टाइम में पूछे जाते हैं। पेपर में नॉर्मल क्वेश्चन क्या पूछता है एग्जामिनर, यहाँ पे आपके पास अर्थ दे देगा, यहाँ पे आपके पास वीनस दे देगा, यहाँ पे मार्स दे देगा, और नीचे आपके पास एक और ग्रह दे देगा जिसको बोल जाएगा सैटर्न, है ना? तो अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा वो कि भाई इन चारों में से मेरे को बताओ कि कौन सा सबसे बड़ा है। क्लियर है? या फिर उसको ये भी बोल सकता है कि इसको इस तरह से अरेंज करो कि सबसे बड़ा सबसे पहले, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। तो ये कब होगा? जब हमें इन सब के बारे में पता होगा, इनके साइज के बारे में पता होगा। भाई वैल्यू नहीं मैं बोल रहा हूँ, हमें वैल्यू रट्टा नहीं मारना है यहाँ पे, बस लॉजिक्स लगाने हैं, और लॉजिक्स के अकॉर्डिंग अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको सही तरीके से अटेम्प्ट करके आना है। क्लियर है? अगर मैं इसको अगर आपको समझाऊँ, अगर इस लॉजिक की मैं बात बताऊँ कि नहीं हमें इसको कैसे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है सही तरीके से, तो वो यहाँ पे देखो। हमने कल देखा, एक टॉपिक देखा था जिसमें हमने इनके 2 हिस्से कर दिए थे प्लैनेट्स के, 4 इस तरफ 4 इस तरफ। इनको इनर प्लैनेट बोला था, इनको आउटर प्लैनेट बोला था। आउटर प्लैनेट का जो पहला प्लैनेट है ना, वो सबसे बड़ा है पूरे सौरमंडल का। पूरे जितने प्लैनेट्स हैं 8 में से जो सबसे बड़ा है वो कौन है? जुपिटर। मैं यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहा हूँ, मतलब एक तरह से घटते क्रम की तरफ चल रहा हूँ। सबसे बड़ा, उसके छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा।
ये सबका क्लियर हो गया। आपने क्या लॉजिक बना के रखना है, जो हमारा आउटर प्लैनेट्स हैं, आउटर प्लैनेट्स का फर्स्ट प्लैनेट जो है वो सबसे बड़ा है, उसके आगे वाला उससे छोटा है, उससे आगे वाला उससे थोड़ा और छोटा है, उससे आगे वाला उससे और छोटा है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, जरा मेरे को बताओ कि भैया सौर मंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? डायरेक्ट आप क्या आंसर दे दोगे? नेपच्यून, जिसको आप क्या बोलते हैं? वरुण। सिंपल हो गया ना, है ना? तो बस लॉजिक यही लगाना कि जो हमारे प्लैनेट्स हैं ना, प्लैनेट्स का जो आउटर मोस्ट पार्ट है या जो बाहरी ग्रह हैं, उनका पहला ग्रह जो है वो सबसे बड़ा है और उसके आगे चलते चलते हैं तो छोटे छोटे आते चलते हैं। क्लियर है? उसके बाद बहुत सारे पेपरों में ये क्वेश्चंस मैक्सिमम टाइम रिपीटेड है, पृथ्वी क्षेत्रफल ये जो साइज है या आकार है उसके हिसाब से कौन से रैंक पे आता है। इसका जो बिल्कुल राइट आंसर होता है वो क्या है? 5th। ये भी सही हो गया। 1 2 3 4 ये तो सबको क्लियर हो गया। 5वां हमें पता है वो कौन सा है? पृथ्वी। क्लियर है? सबसे छोटे का हमें पता है, अभी आपने देखा वो कौन सा है? मरकरी। क्लियर है? तो अब देखो, अब छठा नंबर आपको पता चलना चाहिए और 8वां आपको पता है, बस आपको छठा और 7वां निकालना है। यहाँ पे आपको मरकरी पता है ना? मरकरी आपको पता है सबसे जो छोटा है। अब छठा नंबर आप कैसे निकालोगे? देखो, आपने दिमाग में रखना, देखो आपके पास बचा कौन है? ये मरकरी और एक मार्स। याद रखना ये एम लास्ट में आएंगे, दो एम लास्ट में आएंगे। तो यहाँ पे मरकरी है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मार्स। क्लियर है? और बीच में क्या बच गया? वीनस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारी चीजें। क्लियर है? तो मैं समझता हूं कि अब आपको ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल दिक्कत नहीं देंगे। क्लियर है? तो मतलब अगर मैं इस पूरे लॉजिक्स के अकॉर्डिंग अगर मैं इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो इसमें जो सबसे बड़ा ग्रह है इस टाइम प्रेजेंट टाइम में वो कौन सा है? सैटर्न, जिसको आप क्या बोलते हो? शनि। क्लियर है ना? है ना? अगर आपको बोला जाता है कि पहले सबसे बड़ा निकालो, सबसे बड़ा ये है, उसके बाद बोला जाएगा भैया कि इसको एक तरह से मतलब उससे छोटा निकालो। अगर मैं उससे छोटे की बात करूंगा तो वो कौन सा आ जाएगा? नंबर 2। उससे छोटे की बात करूंगा तो वो कौन सा आ जाएगा? नंबर 3। उसके छोटे की बात करूंगा वो कौन सा आ जाएगा? मार्स। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। हमें लॉजिक्स के अकॉर्डिंग काम करना रहता है, अदरवाइज पेपर में रट्टा जो होता है वो भूल जाता है। तो ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है ना? आ जाओ जी नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो क्या है? वो है कि इन सारे ग्रहों में से सबसे कम घनत्व किसका है? सबसे कम डेंसिटी किसकी है? क्लियर है? सबसे कम डेंसिटी की बात करूं तो याद रखना वो है किसकी? वो है, बोला जाता है किसकी? बोलो जल्दी से। वो है शनि ग्रह की सबसे कम घनत्व है। यह जो आपके पास सैटर्न है उसकी जो सबसे कम घनत्व है, बोला जाता है इसकी जो डेंसिटी है ना पानी से भी कम है, लगभग 0.7 इसकी डेंसिटी है। अगर माना जाता है कि जो आपके पास शनि ग्रह है, शनि ग्रह को अगर हम पानी में उठा के डाल दें, किसी महासागर में जाके उसको डाल दें, तो वो ग्रह डूबेगा नहीं कभी भी, वो उससे ऊपर ही तैरेगा। क्लियर है? पर ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि ग्रह को उठाना और उसमें डाल देना, ये तो पॉसिबल ही नहीं, पर ऐसे हम कल्पना कर सकते हैं। तो ये भी सही हो चुका है। मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन ये रिपीटेड है और पूछा ही जाएगा। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये सबसे कम है ना, ये सबसे कम है, इसकी जो घनत्व है, ये डेंसिटी है वो सबसे कम है। अगर मैं उसी तरह से मैं आपसे ये पूछूं कि सबसे ज़्यादा किसकी जो आपके पास डेंसिटी है, तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी है हमारी बुक के अकॉर्डिंग जो है वो वीनस की है, पर जो हमारा गूगल है, गूगल जो बताता है वो अर्थ को सबसे ज़्यादा घनत्व के रूप में जानता है। क्लियर है? पर यहाँ पे ध्यान रखना, अगर आपके पास इस तरह से ऑप्शन आ जाएं कि वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, ये आपके पास आ गए हैं और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है भैया कि ऐसा ग्रह बताइए जिसका सबसे ज़्यादा घनत्व है, तो उस टाइम आप वीनस टिक करके आओगे। क्यों? अगर आपका एग्जामिनर इस क्वेश्चन को रॉन्ग काउंट करता है तो आप इसके लिए आरटीआई डाल सकते हो। जब आरटीआई डालोगे तो क्या होगा, उसमें आपके पास रेफरेंस मांगता है कि किस बुक में आपने ऐसा पढ़ा है, तो वहाँ पे आप लिख सकते हो लूसेंट या अरिहंत। क्लियर है? अगर आप अर्थ टिक करके आते तो आप इसके लिए क्लेम नहीं कर सकते थे, मतलब इसके ऊपर आप आरटीआई नहीं डाल सकते हो। डालोगे तो आपके पास रीजन पूछेगा, रीजन में आपके बोलेगा गूगल, जो कि गलत है। गूगल को कभी भी रेफरेंस नहीं माना जाता है। क्लियर है चीजें? हाँ, तो ये आपके पास चीजें हैं, इन चीजों को आपको हमेशा पता होना चाहिए। हाँ, ये मैं बोल सकता हूँ कि अगर वीनस यहाँ पे नहीं होगा तो अर्थ इसका बिल्कुल राइट आंसर होता है। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाओ। ये चीजें आपको सारी क्लियर हो चुकी होंगी। अब जो यहाँ पे फैक्ट्स हैं वो सबको दिख ही रहे हैं। नेक्स्ट जो फैक्ट बनता है यहाँ से इंपॉर्टेंट, बोला जाता है
सूर्य से दूरी के हिसाब से जो आपके पास ग्रह हैं उनकी क्रम संख्या क्या है, सबसे नज़दीक कौन सा है, मरकरी सबसे, उससे नज़दीक कौन सा है, सबसे नज़दीकी है, उससे दूरी है, उससे दूरी है, सबसे दूरी पे जो बैठा हुआ है वो कौन सा है, नेपच्यून। इसीलिए इसको ठंडा ग्रह भी बोलते हैं, याद रखना ना। देखते हैं अभी सब कुछ, सब चीज़ें चलेगी आगे के लिए, आगे के लिए। क्लियर है। अब जी चलो जी अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं। अभी मैंने एक बात करी थी, सोलर सिस्टम या सौरमंडल। मैंने बोला था ना सोलर सिस्टम या सौरमंडल, क्या है भैया ये सोलर सिस्टम और क्या है भैया ये सौरमंडल। क्लियर है। देखो जी क्या है, सोलर जो टर्म है ना वो किससे संबंधित है, आप खुद मेरे को बताओ जल्दी से कमेंट सेक्शन में, वो किससे संबंधित है, सूर्य से, है ना। तो सूर्य यहां पे दिख रहा है ना आपको, और सूर्य का होना यहां पे जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि हमने पहले पढ़ा है भाई कि ग्रह वो है जो कि 3 काम करे। पहला क्या करे, अपने अक्ष के ऊपर बैठ के घूमे, और दूसरा सूर्य के इर्द गिर्द घूमे। जब सूर्य नहीं होगा तो ग्रह होगा नहीं है। क्लियर है। तो सूर्य हमेशा साथ में रहेगा इनके, तभी ये क्या है, ग्रह है। तो अब देखो सूर्य, ये सूर्य का ये एक मंडल है, एक ग्रुप है। ग्रुप को क्या बोला जाता है, मंडल। क्लियर है। तो उसके लिए हम क्या टर्म यहां पे यूज करते हैं, सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम या सौर मंडल, सोलर मतलब सूर्य और इसका एक मंडल है, एक इसका ग्रुप है, उसी चीज को क्या बोला जाता है, सोलर सिस्टम। क्लियर है। अब जी आ जाओ, हमारे सोलर सिस्टम में प्रेजेंट टाइम में कितने प्लैनेट्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट 8। पहले कितने थे, 9, और 9वां हटाया गया। क्यों हटाया गया, कमेंट सेक्शन यूज करो जल्दी से बताओ। क्लियर है। अटेंटिव हो जाओ एक टाइम के लिए, है ना। मतलब चीजें मैं जो पूछ रहा हूं आप नीचे बताओ, तभी आपका इंटरेस्ट बन पाएगा, तभी कुछ हो पाएगा। क्लियर है। अब आ जाओ, यहां पे क्या बात हो रही है कि सोलर सिस्टम के ऊपर बात हो रही थी। देखो हमारे 2 वैज्ञानिक हैं, उन्होंने अलग अलग थ्योरियां दी है। क्लियर है। एक आपके पास था जियोसेंट्रिक थ्योरी, एक थ्योरी जो है आपके पास है जियोसेंट्रिक थ्योरी, जियोसेंट्रिक थ्योरी, और एक आपके पास है हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, सेंट्रिक थ्योरी। क्लियर है। अगर मैं बात यहां पे करूं कि ये जो जियोसेंट्रिक थ्योरी है वो दी थी किसने, जियोसेंट्रिक थ्योरी जो दी थी क्लॉडियस टॉलेमी ने। किसने, क्लॉडियस टॉलेमी ने। क्लियर है। शॉर्ट में इसको हम टॉलेमी भी बोल देते हैं। अगर मैं यहां पे बात करूं तो ये जो आपके पास हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दी गई है वो किसके द्वारा दी गई है, याद रखना, कॉपरनिक्स, निकोलस, पूरा नाम इनका था निकोलस कॉपरनिक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन थ्योरी के बारे में आपको समझाता हूं कि क्या थ्योरियां थी इनकी और क्या था। देखो जो जियोसेंट्रिक थ्योरी है ना, अब आप मेरे को बताओ, जियोग्राफी का मतलब समझ गए हो ना आप, जियोग्राफी, भूगोल, भू का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी, और जियो का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी। याद रखना हमेशा, अपने लाइफ में हमेशा याद रखना, जो जियो वर्ड है ना वो हमेशा रिप्रेजेंट करेगा किसको, अर्थ को। ये क्या है, अर्थ है। सेंट्रिक का मतलब होता है बीच में, क्या बोला जाता है, बीच में। तो बोला गया, पहले क्या बोला जाता था, ये जो हमारा सोलर सिस्टम है ना, इस सोलर सिस्टम में जो सेंटर था वो क्या था, अर्थ। और अर्थ यहां पे थी। देखो ना, मैं यहां पे जियोसेंट्रिक का एक एग्जांपल ड्रॉ करता हूं, यहां पे देखना नीचे। जैसे यहां पे आपके पास एक मान लो मार्स है ना, यहां पे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ऐसे है। तो यहां पे पहले क्या माना जाता था ना कि ये सेंटर में है और इसके इर्द गिर्द सब कुछ घूम रहा है। क्लियर है। इसके इर्द गिर्द सब कुछ घूम रहा है, ऐसा पहले माना जाता था। जो हमारे नाम था क्लॉडियस टॉलेमी, इनके द्वारा ऐसा माना जाता था, जो कि एक गलत स्टेटमेंट थी। बात समझ आ रही है। क्लियर है। हमारे पास रियलिटी में क्या है, सूर्य सेंटर में है, सन सेंटर में है, और जियोसेंट्रिक थ्योरी किसने दी थी, क्लॉडियस टॉलेमी, जो कि एक गलत स्टेटमेंट थी। अब कुछ टाइम बाद जो इन्वेंशंस थी वो अपनी चरम सीमा पे पहुंच चुकी थी। अब आपके पास एक वैज्ञानिक आ चुके थे, नाम था निकोलस कॉपरनिक्स। क्या नाम था, निकोलस कॉपरनिक्स। उन्होंने थ्योरी दी हेलियोसेंट्रिक। क्या नाम था, हेलियोसेंट्रिक। लाइफ में फिर से याद रखना कि ये जो आपके पास टर्म होती है ये हमेशा रिप्रेजेंट करती है सन को। किसको रिप्रेजेंट करेगी, सन को। और ये इसका मतलब क्या होता है, बीच में। तो बोला इन्होंने एक सही स्टेटमेंट क्या दी थी कि सूर्य बीच में है और सारे ग्रह उसके चक्कर काटते हैं।
ये बिल्कुल सही है भाई, ये देखो ये इसका बिल्कुल एग्जाम्पल सही है। तो याद रखना ये निकोलस जो कोपरनिकस थे उन्होंने सोलर सिस्टम की खोज की है। बोल जाता है सौरमंडल के खोजकर्ता कौन है, नाम है, क्या नाम है, निकोलस कोपरनिकस। वहां पे हम क्लाडियस जो आपके पास टॉलमी था उनका नाम नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने तब बोला था पृथ्वी है ना, जो कि गलत आपके पास चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया था उन्होंने। तो यहाँ पे जो बिल्कुल सही था वो क्या था, निकोलस कोपरनिकस। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट था सबके लिए। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, सही है चीज़ें। तो क्या बोला गया, आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि भैया जो हमारा सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम ये सौरमंडल है, सौरमंडल के खोजकर्ता कौन है, कोपरनिकस। और हेलियोसेंट्रिक थ्योरी के जो आपके पास खोजकर्ता हैं वो कौन है, कोपरनिकस। क्लियर है? हाँ, और पृथ्वी केंद्र में थी, ये किसने बोला था, गलत था ना ये, वो बोला था, नाम था टॉलमी। देखो आप यहाँ से मे भी थोड़ा परेशान होंगे कि नहीं क्या ये हमारे ग्रह जो हैं वो ऐसे ही हैं, नहीं है भाई। हमारे ग्रह जो चलते हैं ना, देखो ऐसे चलते हैं। आप एक बार YouTube पे सर्च कर लेना हमारा सोलर सिस्टम कैसा है। यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए मुश्किल होती है, तभी हम इसको इस तरह से समझाने के लिए ऐसे रखते हैं। जैसे मान लो मैं एक पहला गोला यहाँ पे बना देता हूँ, यहाँ पे रख लो मरकरी है, एक दूसरा गोला ऐसा होता है, यहाँ पे देखो यहाँ जैसे अर्थ है, यहाँ पे तीसरा मैं यहाँ पे गोला बना देता हूँ, यहाँ जैसे आपके पास मार्स है, चौथा इस तरह से बनाऊंगा जुपिटर यहाँ जैसे होगा। तो ऐसे फैला हुआ है पूरा सोलर सिस्टम, पर समझाना यहाँ पे मुश्किल होता है, इसीलिए इतना ही आपको बताया जाता है। क्लियर है? अब आ जाओ अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। जी आपने रोटेशन रेवोल्यूशंस के बारे में बढ़िया से समझा। रोटेशन में दिक्कत देता है हमारा ये जो टॉपिक है, वो रोटेशन में दिक्कत देता है, देखा है ना आपने। वहां से डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछता है हमेशा एग्जामिनर। डायरेक्शन से क्वेश्चन क्या पूछता है, बताओ भैया नेपच्यून वेस्ट टू ईस्ट घूमता है या फिर ईस्ट टू वेस्ट घूमता है, ऐसा पूछा जाता है ना। क्लियर है? तो वो कैसे बताना था, हमने देखा था ना, ऐसे शॉर्ट में अपना एक ये जो है प्लेनेट ड्रॉ कर लो और उसका आधा कर लो। यहाँ पे ईस्ट होता है, इस तरफ हमेशा ईस्ट, ये जो राइट हैंड होता है ना हमेशा आपका ईस्ट होता है, और ये जो होता है वो वेस्ट। ऊपर सामने जहाँ पे आप देखते हो वो नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है। नॉर्थ साउथ को हम यहाँ पे काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी जो पृथ्वी है इन दोनों पॉइंट पे फिक्स है। क्लियर है? तो यहाँ पे बेस्ट था। तो हमने यहाँ पे क्या देखा भाई, ये जो है वो एंटी क्लॉकवाइज चलता है, एंटी क्लॉकवाइज ड्रॉ कर लो। तो ये ऐसे ड्रॉ होता है, ये पूरब से पश्चिम की तरफ घूमता है। सॉरी, ये तो क्लॉकवाइज आ गया ना, हमें एंटी क्लॉकवाइज घुमाना था, ये इस तरह से आना था वो। तो इसको क्या बोल जाएगा, पूरब से पश्चिम या वेस्ट टू ईस्ट, इसका बिल्कुल राइट आंसर था। ये सारी चीज़ें देखी, पर मैंने ये चीज़ें अभी क्यों बीच में लेके आया मैं इनको, ये तो पहले डिस्कस कर लिया था। इसके पीछे भी एक रीज़न था। वो क्या रीज़न था, पेपर में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, ग्रहों की गति के बारे में किसने बताया, ग्रहों की गति के बारे में किसने बताया। भाई गति कर रहे हैं ना ये रोटेशन भी कर रहा है, रेवोल्यूशन भी कर रहा है, इनकी गति के बारे में किसने बताया। याद रखना, केपलर। क्या नाम है, केपलर। क्या नाम है, केपलर। चीज़ें क्लियर है? हमने क्या चीज़ें पढ़ी, एक तो कॉपरनिकस के बारे में पढ़ा, टॉलमी के बारे में पढ़ा, केपलर के बारे में पढ़ा, प्लस साइज के हिसाब से हमने प्लैनेट्स को देखा। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट्स आपको हमेशा पता होने चाहिए जी। अब आ जाओ अपने टॉपिक के ऊपर। हमने एक एक करके अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करा। अब आप हमें यहाँ से स्टार्टिंग करोगे मरकरी से। पहले हम सन को तो पढ़ चुके हैं ना, सन क्या है, एक स्टार है ना, कितना टाइम लेता है ये अपनी लाइट को अर्थ तक पहुँचाने के लिए, नीचे लिखो कमेंट सेक्शन में, पढ़ लिया हमने। अब आ जाओ मरकरी के ऊपर। सौरमंडल का पहला ग्रह है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे मरकरी के ऊपर। क्लियर है? मरकरी को हिंदी में बुध बोला जाता है ना। मरकरी का कल हमने टाइम पढ़ा, रोटेशन मतलब अपने अक्ष पे बैठ के कितना घूमता है, 59 डेज, और वो रेवोल्यूशन कितने टाइम में कर रहा है, 89 डेज या 88 डेज आपने देखा, इसी तरह से देखा था ना। तो अब हमारे पास कुछ इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो हमने यहाँ पे काउंट करने हैं। मरकरी के बारे में आप देखो, सबसे पहला जो आपके पास फैक्ट बन जाता है, ये पूरे सोलर सिस्टम का सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा प्लैनेट है। स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम इज नॉन एज अ मरकरी। स्मॉलेस्ट प्लैनेट है ये, सबसे छोटा है ये। क्लियर है? उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या बनता है, बोला जाता है इसका एक भी उपग्रह नहीं है। बोला जाता है मरकरी हैव अ नो सैटेलाइट, उपग्रह एक भी नहीं है इसका, ये भी सही हो चुका है। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या बात चलती है, बोला जाता है जो बुध ग्रह है, बुध ग्रह में मैग्नेटिक फोर्सेस सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं या चुंबकीय बल सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो यहाँ पे याद रखना, मैग्नेटिक फोर्सेस आपके पास कहाँ पाई जाएंगी सबसे ज़्यादा, वो आपके पास है
नाम है बुध ग्रह। पूरे सौरमंडल में जो सबसे ज़्यादा चुंबकीय बल पाया जाता है वो यहाँ पे पाया जाता है। और तो आपके पास कोई घिसे पिटे जितने इफेक्ट बनाने हैं ना वो आप बना सकते हो। देखो एक और मैं क्या बना सकता हूँ, सूर्य का सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? मरकरी। सन से बिल्कुल नियरेस्ट प्लैनेट कौन है? नाम है मरकरी। उसके बाद सूर्य का चक्कर सबसे पहले कौन काटता है? मरकरी। देखा ना, कलम नहीं है, मतलब जो रेवोल्यूशन टाइम है जो मरकरी का है वो बिल्कुल कम है। तो ये मरकरी के बारे में था। अब हमें टाइम नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि हमने इनके एक एक जो पॉइंट्स थे उनको, जो थोड़ा सा डिफिकल्ट थी चीज़ें, वो हमने पहले समझ ली हैं। अब तो वो जो बचे हमारे पास फैक्ट्स हैं उन्हीं के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। आ जाओ वीनस के ऊपर भैया। वीनस हिंदी में इसको क्या बोल जाता है? शुक्र। वीनस को हिंदी में क्या बोल जाता है? शुक्र। क्लियर है? याद रखना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जिस तरह से मरकरी का कोई प्लैनेट सैटेलाइट नहीं है, उसी तरह से आपके पास एक और ग्रह है जिसका एक भी सैटेलाइट या उपग्रह नहीं है, और वो आपके पास क्या है? मरकरी और वीनस। इंपॉर्टेंट है, मरकरी और वीनस में एक भी उपग्रह नहीं है। वीनस के ऊपर आ गए। वीनस का पहला फैक्ट तो मैंने आपको बता ही दिया, क्या था? इसका एक भी उपग्रह नहीं है, जिस तरह से मरकरी का नहीं है। बस पूरे सौरमंडल में दो ही ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनका एक भी सैटेलाइट नहीं है। एक आपके पास था वीनस, एक आपके पास है मरकरी। सिंपल। अब आ जाओ वीनस के बारे में, आप खुद बताओगे वैसे तो मेरे को कि क्या क्या फैक्ट्स बन सकते हैं। आपने देखा एक कि सबसे ज़्यादा रोटेशन टाइम किसका है? वीनस का। कितना था? 243 डेज। क्लियर है? पढ़ना पड़ेगा, कल रोटेशन रेवोल्यूशन का चार्ट दिखाया ना, उसको पढ़ लो। सही है। उसके बाद बोला जाता है वीनस सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट में से एक है। इसको सबसे चमकीला ग्रह भी बोला जाता है। सबसे ब्राइटेस्ट जो आपके पास प्लैनेट है वो कौन सा है? वीनस। ब्राइटेस्ट होने के कारण ये हॉटेस्ट भी कहलाया जाता है। सबसे गर्म एवं चमकीला ग्रह जो है वो कौन सा है? वीनस। ऐसा क्यों है देखना। इसके गर्म होने का कारण आपके पास जो है, एक तो एल्बिडो पावर, दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है? एल्बिडो पावर ब्राइटनेस का कारण है, और हॉटेस्ट की बात करें वो आपके पास है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, है ना। देखो क्या है एल्बिडो पावर। एल्बिडो पावर बोला जाता है ये एक ऐसा ग्रह है जिसमें एक शक्ति है, एक पावर है ना, वो उसका नाम है एल्बिडो। ये एल्बिडो क्या है, एल्बिडो पावर होती कैसी है, वो यहाँ पे थोड़ा सा हम देखेंगे। देखो आपने मिरर देखा ना, सेविंग मिरर, शीशा जिसमें हम सुबह सुबह देखते हैं और तैयार होते हैं, उसी शीशे की बात कर लो। वो शीशा और वो ये दोनों मान लो एक ही चीज़ है। सही है? फिर सही हो जाएगा। अब देखो जो हमारा मिरर है ना, मिरर क्या करता है? चीज़ों को रिफ्लेक्ट करता है। चीज़ क्या है वो? लाइट। लाइट क्या है वो? लाइट। तो वो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे हाथ में मिरर पकड़ के रखा, ये मिरर है, सामने से लाइट आ रही है या सन की रेज आ रही है, तो क्या हो रहा है? जैसी रेज यहाँ पे पहुँचती है ना, वैसे ही वो वापस हट जाती है, वैसे सेम डायरेक्शन में वापस हट जाती है। अगर आप इस मिरर का थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज करोगे ना, तो वो जो आपके पास रेज है ना, आप उनको कहीं और फेंक सकते हो। किसकी? सन की रेज को। क्लियर है ना ऐसी बात। सेम आपके पास जो पावर है वो किसके पास है? एल्बिडो पावर में, जो किसके पास है? वीनस में। ये क्या करेगा, जो सूर्य से रोशनी आएगी ना, उसको वापस उतना लगभग 80 to 90% उतना ही रिफ्लेक्ट करता चला जाएगा। यहाँ से रोशनी आ रही है, यहाँ पहुँच रही है, वो उतनी ही बार बार आ जा रही है, आ जा रही है। उसी के कारण ये सबसे ब्राइटेस्ट है। क्या नाम है इसका? नाम था वीनस, और सबसे ब्राइटेस्ट है। ब्राइटेस्ट होने के कारण, इस प्रक्रिया के होने के कारण ये सबसे गर्म भी है, और गर्म होने का कारण इसका और भी माना जाता है, पूरे सौरमंडल में सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो कहाँ पे है? शुक्र ग्रह में। क्लियर है? वीनस या शुक्र ग्रह में। और इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या बन सकते हैं, बोलो जरा। और इसमें क्या है देखो, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो इस तरह से है, बोला जाता है अगर मैं इसके साइज की बात करूं, इसके साइज की बात करूं, क्लियर है, प्लस साइज की बात करी, प्लस यहां पे बोल जाता है इसके आकार की बात करूं, इसके व्यास की बात करूं, डायमीटर की बात करूं, तो लगभग ये पृथ्वी के समान ही है, पृथ्वी के जैसा ही है। इसका साइज, क्षेत्रफल
आकार, डायमीटर, लगभग की बात करी, अप्रॉक्सीमेट की बात कर रहा हूं मैं। पांचवा सबसे बड़ा कौन सा था आकार में, वो था पृथ्वी, और नंबर 6 पे कौन सा था, वीनस। तो यहाँ पे क्या बोला जाता है, उसका डायमीटर, डायमीटर का मतलब होता है ये वाली चीज, ये जो होता है ये व्यास जिसको आप बोलते हो, है ना। तो बोल जाता है इसका व्यास, आकार, साइज जो है वो लगभग पृथ्वी के समान ही है, तो इसीलिए इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, वीनस को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी बोला जाता है। क्लियर है चीजें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आ जाओ। बोला जाता है कि जो वीनस है, वीनस को अगर मैं दिन में देखूं, दिन के सुबह जैसे मैं देखूं, तो बोल जाता है पूर्व की तरफ आपके पास वीनस दिख जाएगा, और पश्चिम में जब शाम होती है तो पश्चिम में आपको क्या दिखेगा, वीनस। इसीलिए इसको इवनिंग और मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार। इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार के नाम से भी हम किसको जानते हैं, वीनस। अब मैं आपको एक और लॉजिक बता देता हूं इसका सबसे सही। जितने भी उल्टे सीधे क्वेश्चंस बनते हैं ना, जितने भी बेकार से क्वेश्चन जो हमने बुक में नहीं पढ़े हैं और एग्जामिनर पूछ लेता है, हमेशा टिक करके आना वीनस, पक्की बात है, ठीक हो जाएगा क्वेश्चन। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ, पृथ्वी के ऊपर आ जाओ। लास्ट अभी 4 पढ़ेंगे, उसके बाद 4 कल के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो पृथ्वी के ऊपर आ जाओ। पृथ्वी वही, ये तो है ना, महान है ये चीज़ तो ना, क्योंकि हम इसके ऊपर रह रहे हैं। क्लियर है। तो पृथ्वी को हमने बिल्कुल ढंग से पढ़ना है। पृथ्वी को तो अंदर से तो पढ़ना ही है, पर पहले बाहर से पढ़ लो ना। क्या है, अगर मैं अर्थ की बात करूं, पहला तो आपके पास क्या इसका फैक्ट बन जाता है, साइज के हिसाब से इसका 5वां रैंक है। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग आपके पास सबसे बड़ा जो 5वां ग्रह है, नाम है पृथ्वी। क्लियर है। पृथ्वी का रोटेशन और रेवोल्यूशन टाइम आपको पता होना चाहिए। रोटेशन प्लस रेवोल्यूशन टाइम पता होना चाहिए। कितना था, 23 आवर या 23 आवर और 56 मिनट 4 सेकेंड, ये इसका क्या था, रोटेशन टाइम था। और रोटेशन टाइम से हमें क्या मिलता है, दिन, डे। क्लियर है, डे हमें यहां से मिलता है। क्लियर है। तो देखो हम 23 मिनट 56 मिनट 4 सेकंड को हम अगर अप्रॉक्सीमेट करें तो वो कितना बन जाता है, लगभग 24 घंटे के आसपास ही बन जाता है। कितने कुछ सेकंड्स की बात बची है ना, तो वो हम अप्रॉक्सीमेशन करते हैं और उसमें इसको हम कितना काउंट कर लेते हैं, 24 आवर। तो यहाँ पे याद रखना, पर रियलिटी में क्या है, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड लेता है हमारा जो पृथ्वी है एक चक्कर काटने के लिए। कैसे, अपने अक्ष के ऊपर काटने के लिए। क्लियर है चीजें। उससे हमें क्या मिलेगा, एक दिन। एक दिन कितने घंटे का होता है, 24 घंटों का। और उसी में आपको डे मिलेगा, उसी में आपको नाइट मिलेगी। डे और नाइट कैसे होती है सब समझ आएगा, चलने दो जरा एक बार ज्योग्राफी को ना, सब समझ आएगा कि कैसे होता है। अब आ जाओ आगे वाले टॉपिक पे। अब इसका रेवोल्यूशन टाइम भी आपको पता होना चाहिए। रेवोल्यूशन टाइम भी आपको पता होना चाहिए। रेवोल्यूशन टाइम इसका कितना है, 365 डेज। अपना एक चक्कर कब काट लेती है पृथ्वी सूर्य के अराउंड घूम के, 365 दिन। उसके बाद 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड्स। क्लियर है, ये आपके पास इंपॉर्टेंट था। चीजें क्लियर है। पर देखो यहां पे हम आगे नहीं बढ़े और हम अप्रॉक्सीमेशन हमने क्या कर ली, 365। हम मानते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है सूर्य का एक चक्कर कितने टाइम में काटती है, 365 में, पर रियलिटी में वो इतना टाइम लेती है। अब आप बोलोगे कि ये जो 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड से वो कहाँ चले गए। देखो ये यूज़ आते हैं आपके पास कहाँ पे, ये यूज़ आएंगे जब लीप ईयर आता है। लीप ईयर कितने साल बाद आता है, 4 साल बाद ना। पहले साल क्या हुआ, 365 हमने काउंट करा, 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड्स रह चुके हैं। नंबर 2 पे आपके पास जब दूसरा साल आया या दूसरा ईयर आपके सामने स्टार्ट हुआ, उस टाइम भी क्या हुआ, 365 दिन लिए इसने घूमने के लिए, प्लस 5 घंटे लिए, 48 मिनट लिए, और क्या करा, 46 सेकेंड्स आपने यहाँ पे देखा कितना टाइम लिया। फिर भी हमने कितना काउंट किया, 365 ही काउंट किया। दूसरे टाइम भी हमने ऐसे ही किया, तीसरे टाइम भी इसने वैसे ही किया। यहाँ पे 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड्स को ऐसे ही छोड़ा और 365 दिन हमने काउंट करे। जब आता है भाई आपके पास चौथा साल, चौथे साल में ये पूरा टाइम देता है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड्स। अब देखो ये जो डाटा है ना, चौथे साल में एक दिन बढ़ा देता है। कैसे, आप इन सबको प्लस करते चलो, 5 5 10, 5
5 10, 10 5 15, 15 5 20, कितने घंटे हो गए? 20 घंटे हो चुके हैं। क्लियर है? अगर मैं इनको प्लस करूं, मिनट्स को प्लस करूं, आप करो जरा मिनट को प्लस, कितने? मैं मान लेता हूं ये 50 है, 50 को अगर मैं 4 से गुना करूंगा कितना आ जाएगा? 200 मिनट। 200 मिनट्स का आपका कितना हावर बन जाते हैं? 60 × 2 कितना बन जाता है? 180 ना। क्लियर है? तो मतलब यहाँ पे 2 घंटों से ऊपर टाइम आपको मिल जाता है, यहाँ पे लगभग 2.5 घंटे के आसपास टाइम आपको मिल जाता है यहीं पे ही, है ना। सॉरी 2.5 नहीं, अगर मैं देखूँ 6 18, लगभग 3 साढ़े 3 घंटे आपके पास मिल जाते हैं इसी टाइम से। और 46 सेकेंड्स आप काउंट करोगे तो ये कुछ ना कुछ आंकड़ा बना देता है, जिससे हमें क्या मिल जाता है? पूरे 24 आवर्स या फिर 24 घंटे। क्लियर है? तो इसीलिए हर साल, अगर हर 4 साल बाद हम देखें तो हमारे जो टोटल डेज होते हैं वो कितने? 366 डेज। और उसको हम क्या काउंट करते हैं? लीप ईयर। समझ आया फंडा भाई? लीप ईयर चलाते थे हम लोअर क्लासेस में। वो ऐसे लीप ईयर आता है, क्यों? क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो सन के अराउंड घूमने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड्स लेते हैं। पर मैंने 365 को यहाँ से उठा लिया, क्योंकि हमने पहले साल में 365 गिने, इसको छोड़ दिया। दूसरे साल में भी 365 गिने, तीसरे में भी, चौथे में जब हम 365 गिन सकते थे, पर हमने देखा इससे कुछ और नया आ रहा है। वो क्या था? एक दिन को बढ़ाने से कितना बन गया? 366 दिन। अब ये जो दिन है ना, वो कौन से महीने में बढ़ाया जाता है? जरा कमेंट सेक्शन में लिख के दो जरा। ये जो 366 मैंने लिखा ना, ये कौन से मंथ में आपके पास एक डे जो है वो बढ़ा दिया जाता है? बोलो जल्दी से। ये जो आपके पास बढ़ाया जाता है फरवरी के मंथ में आपको पता है नॉर्मली जो डेज होते हैं वो 28, पर इस टाइम आपके पास कितने हो जाते हैं? 29। तो ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट थी। क्लियर है? ये भी समझ आ गया भैया। जियोग्राफी ने क्या क्या सिखा दिया हमें? जियोग्राफी ने तो ये भी सिखा दिया दिन कैसे हो रही है, रात कैसे हो रही है। अभी उसने ये भी सिखा दिया कि लीप ईयर कैसे होता है, साल कैसे आता है ना। अब आ जाओ इसके ऊपर, फिर से अर्थ के ऊपर। अर्थ को ब्लू प्लैनेट बोला जाता है, किसकी वजह से? बोलो जल्दी से। वो किसकी वजह से इसको ब्लू प्लैनेट बोला जाता है? पानी की वजह से, वाटर की वजह से। जितने भी सोलर सिस्टम है, एकमात्र ग्रह जहां पे आपके पास क्या है? वाटर ही जीवन देता है। तो एकमात्र ग्रह जहां पे जीवन संभव है वो आपके पास कौन सा है? पृथ्वी, जहां पे हम रह रहे हैं। क्लियर चीज है? जहां पे पानी नहीं वहां पे जीवन ही नहीं है ना। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट था। और जल की उपस्थिति के कारण इसको नीला ग्रह कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट था। अब आ जाओ, अब इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट देखना, यहाँ पे बोला जाता है हमारी जो पृथ्वी है ना, अपने एक्सिस पे टिल्टेड है। कितना? 23.5 डिग्री। हमारी जो पृथ्वी है, हम तो ऐसे काउंट करते हैं ना इसको, हम ये ऐसे बना देते हैं हम अपनी पृथ्वी को। इसको हम इक्वेटर लाइन बोलते हैं। जिन्होंने पहले क्लासेस लगाई उनको पता लग रहा होगा ये क्या बोल रहा हूँ, आगे समझ आएगा आपको भी कि क्या है ये। इसको हम इक्वेटर लाइन बोल देते हैं, है ना। इक्वेटर लाइन बोल देते हैं, इसको नॉर्थ पोल बोलते हैं, इसको साउथ पोल बोलते हैं, है ना। क्लियर है? पर रियलिटी में ऐसा नहीं है। ये तो हम समझने के लिए ऐसे बना देते हैं। रियलिटी में अगर आप ग्लोब को ढंग से देखोगे तो जो हमारा ग्लोब है वो कुछ इस तरह से बना हुआ होता है। यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है। क्लियर है? ये आपके पास ऐसे बनता है। हम तो ऐसे बनाते थे ना। अब मान लो हम समझने के लिए इसको यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इसके हाफ कर देते हैं, है ना। इसका जैसे हम हाफ करते हैं तो यहाँ से हम क्या देखते हैं, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद हम यहाँ से जब मेजरमेंट करते हैं ना, तो हमें ऐसा लगता है, यहाँ से मैं काउंट करता हूँ तो बोल जाता है ये 23.5 डिग्री का कोण बनता है यहाँ पे। तो हमारी जो अर्थ है वो कितना डिग्री टिल्टेड है? वो है 23.5 डिग्री। दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो ये जो आपके पास ये जो लाइन है, इसको आप पढ़ लो कक्षातल। इसको आप मान लो कक्षातल, मतलब एक तरह से प्रिंसिपल लाइन, है ना, कक्षातल। अगर मैं प्रिंसिपल लाइन से देखूँ तो जो हमारी अर्थ है वो कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 66.5 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 66.5 डिग्री का। दोनों क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अगर हम कक्षा तल से देखें तो वो कितना डिग्री का कोण बनाएंगी? 66.5 डिग्री। समझ आ रहा है? हो सकता है ये चीज आपको थोड़ा सा दिक्कत दे। और एक और मैसेज सबके लिए, अगर आपको मान लो कोई दिक्कत आती है इन लेक्चर्स के ऊपर, तो मैंने तो पहले आपको बोला आप टेक्स्ट करो जब मर्जी 9459802085 पे। फिर भी कुछ नहीं होता है, आप बताना। आपके लिए एक लाइव लेक्चर्स लगभग संडे या सैटरडे को आपको दिया जाएगा। उसमें जो भी आपके पास डाउट्स होंगे वो आपके क्लियर करवाए जाएंगे। क्लियर है? हाँ, तो आ जाओ। तो ये चीज़ सही होगी, है ना, है ना। क्लियर है?
ये 90, ये 66.5 डिग्री कैसे हुआ देखो, ये क्या है, ये लंब है ना, परपेंडिकुलर है, कितने डिग्री का कौन होता है ये 90 डिग्री का। अगर मैं इसमें से 23.5 डिग्री निकाल दूँ तो कितना बच जाएगा, 90 में से मैं 23.5 माइनस करूँगा तो यहाँ पे 66.5 बचता है। तो वही मैंने किया, हमने पहले क्या देखा, मैंने परपेंडिकुलर खींचा और इस परपेंडिकुलर से देखा तो हमारी जो पृथ्वी है वो कितना झुकी हुई है, 23.5 डिग्री। अगर मैं यहाँ से जो प्रिंसिपल लाइन मैंने यहाँ पे एक्सिस यहाँ पे खींची है, अगर मैं यहाँ से देखता तो वो कितना था, 66.5 डिग्री। क्लियर है चीज़ें, ये चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए। आगे बहुत अच्छे तरीके से हम इसको डिस्कस करेंगे, आगे तो पृथ्वी को ही डिस्कस करना है ना। एक नेक्स्ट और पहला प्लेनेट चल पड़ा जिसका एक अपना खुद का उपग्रह है। क्लियर है, अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है, बोलो जल्दी से क्या नाम है उसका, क्या नाम है उसका, मून, चंद्रमा जिसको हम बोलते हैं। सैटेलाइट क्या है, प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा है। अभी के लिए अर्थ को छोड़ो, अब अर्थ के और भी बहुत सारे फैक्ट्स हैं, पर हम अर्थ के बारे में ही पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट जब हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो अभी आप आ जाओ मार्स के ऊपर। मार्स इज इक्वल टू मंगल ग्रह। क्या नाम है, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह आपने देखा है कि अगर मैं इसको आकार के हिसाब से देखूं तो ये 7वां सबसे बड़ा ग्रह है। क्लियर है, उसके बाद बोला जाता है इस मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। याद रखना, रेड प्लेनेट किसको बोला जाता है, नाम है मंगल ग्रह। लाल क्यों बोला जाता है, बोला जाता है इसके ऊपर आयरन ऑक्साइड की लेयर है, आयरन ऑक्साइड की इसके ऊपर परत है, उसी के कारण इसको लाल ग्रह कहा जाता है। ये सही होगी चीज़ें। देखो नहीं समझ आ रहा है ना, बस एक चीज़ याद रखना, जिसमें आयरन लग जाता है ना, अगर आयरन के ऊपर ऑक्सीजन मिल जाए तो उससे क्या हुआ, जंग लग जाएगा। जंग कैसा होता है, लाल। उसी तरह से ये भी लाल है, इतना समझ लो अपना लॉजिक बनाने के लिए। और कैसे है कैसे नहीं है हमें नहीं लेना देना उससे से। क्लियर है, अब आ जाओ। बोला जाता है कि जो आपके पास मार्स है, मार्स के दो सैटेलाइट्स हैं, सैटेलाइट हैं, इंपॉर्टेंट है। उन सैटेलाइट्स का नाम है, एक का नाम है फोवोस, पूछा जाता है फोवोस, और एक आपके पास नाम है डीमोस। डीमोस हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक हो, एडजस्ट करना। डीमोस, फोवोस और डीमोस। क्लियर है, ये दो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। जिस तरह से अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है उस तरह से इसके दो हैं। इसका इंपॉर्टेंट क्या बना, इसको लाल ग्रह बोलते हैं। इसका रोटेशन टाइम आप सबको पता होना चाहिए कितना, 24.7 या 24.7 डेज, 24.7 डेज। और रेवोल्यूशन टाइम कितना था, 686 दिन। इतना तो पता ही है ना, कल सारी चीज़ें देखी है। अब आ जाओ इसके बारे में ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या बनता है देखना। बोला जाता है अगर मैं मंगल ग्रह की बात करूं तो मंगल ग्रह में दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कहाँ पे है, कहाँ पे है, दुनिया की नहीं बोलेंगे, पूरे सोलर सिस्टम की। दुनिया की तो आपको पता है कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। सोलर सिस्टम की बात कर रहे हैं हम। अगर मैं पूरे सोलर सिस्टम में से सबसे ऊंची चोटी की बात करूंगा या हाईएस्ट पीक की बात करूंगा तो वो आपके पास कहाँ पे है, नाम है मार्स, ये लाल ग्रह है, और उसका नाम है निक्स ओलंपिया, OLYMPIA। ये कितनी बड़ी होगी अंदाजा, जितनी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है ना, नाम है माउंट एवरेस्ट, उससे 3 गुना ज़्यादा कर लो तो मतलब इसका 1 गुना कितना है, ये एक कितना है, 8,848 मीटर हाइट है हमारे किसकी, माउंट एवरेस्ट की। तो इसका 3 गुना कर लोगे तो इतनी हाइट है किसकी, निक्स ओलंपिया की। ये भी सही हो चुका है। अब इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट बना था वो क्या बना था, बोला जाता है कि बोला गया इसका पूरे सोलर सिस्टम में से सबसे बड़ा जो आपके पास वोल्केनो है वो कहाँ देखने को मिलता है, मार्स में, और उसका नाम क्या है, ऑलिप्स मेसी। क्या नाम है, ऑलिप मेसी। क्लियर है, मेसी जो भी आप प्रोनाउंसिएट करोगे। ये सबसे बड़ा ज्वालामुखी है और यहाँ पे ये सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे मार्स के बारे में, मंगल के बारे में। इसके बारे में हम और भी लिख सकते हैं। वैसे चौथा सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा माना जाता है, मार्स, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ इसको ज़रूर शेयर करें। और अभी हमने ये जो टॉपिक है उसका आधा पार्ट पढ़ लिया है, 4 प्लैनेट्स पढ़ लिए, 4 जो वो अगले लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद।